तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज सिंपली ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस कह सकते हैं हम इसको। कि जैसे वहां पर अगर हम कह दें एक फंक्शन गिवन था, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हम निकालते थे एफ डैश एक्स। अगर एक फंक्शन था एफ एक्स, तो उसको हमने डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकाला। यहाँ पर उल्टा है, हम एफ डैश एक्स को यूज करके हम एफ एक्स तक पहुंचेंगे। तो पहले हम पहुंचे थे एफ एक्स से एफ डैश तक, और अब एफ डैश से आएंगे वापस एफ एक्स पे। तो बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल है, बिल्कुल उसका उल्टा है। तो इसका मेनली यूज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है? सो एप्लीकेशन या कहते हैं यूसेज ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मेनली यूज होता है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। इंटीग्रेशन का जो मेन यूज है वो है एरिया कैलकुलेशन के लिए। अब पॉइंट ये आता है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो हम इसको यूज क्यों करते हैं? तो जैसे यहाँ पर जो एरिया है वो कुछ सिंपल एरिया नहीं है। जैसे कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट नहीं करना है। यहाँ पर हमें ऐसी प्लेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे जो जिसका शेप बिल्कुल अलग है, सबसे डिफरेंट है। जैसे मान लो कोई फार्म हाउस है, वो इस तरह का उसका शेप बना हुआ है, तो हर जगह से वो कर्विश तरह का उसका शेप बन रहा है। तो ना तो वो प्रॉपर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, तो बहुत सारे कर्व्स उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो जब कुछ इस तरह का शेप होगा, इस तरह का हमारा कोई फार्म हाउस होगा, तो उस केस के अंदर हमें एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। तो ये मेन होता है एप्लीकेशन या यूसेज ऑफ इंटीग्रेशन। अब बात आती है, अगर हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए कई सारे फॉर्मूलेस हमारे पास होंगे। तो पहले हम देखते हैं, इंटीग्रेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा हो जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल। अभी डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब क्या है? जैसे अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ के ऊपर एक कर्व है, और कर्व से हमें एरिया निकालना है। तो अगर यहाँ पर हमें ये नहीं पता ये कर्व कहाँ तक जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, तो अगर हमें उसकी एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं पता है, उसकी कोई लिमिट अगर हमें नहीं पता है, तो अगर हमें उसकी कोई लिमिट नहीं पता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट, व्हेन देयर इज नो लिमिट। लेकिन अगर हमें उसकी लिमिट पता है कि 2 से लेके 5 के बीच में हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको बोलेंगे डेफिनिट। तो डेफिनिट में ऑलवेज क्या होगी, कोई ना कोई लिमिट फिक्स रहती है, लेकिन इनडेफिनिट में इस तरह की कोई लिमिट नहीं रहती है। तो ये दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। तो इंटीग्रेशन को हमने डिवाइड किया डेफिनिट और इनडेफिनिट में। इस क्लासिफिकेशन का अभी स्टार्टिंग में कोई यूसेज नहीं होगा। अभी हम जो मेनली क्वेश्चंस करेंगे वो सब इनडेफिनिट के ही करेंगे। डेफिनिट का रोल लास्ट में आएगा छोटा सा, तो वहां पर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी स्टार्टअप के लिए हमें समझना है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला पॉइंट हमने जो भी समझा, इट इज रिवर्स या ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। दूसरी चीज, इसको हमने डिवाइड किया डेफिनिट एंड इनडेफिनिट में, और इसका मेन यूसेज क्या है? टू फाइंड आउट द एरिया। एरिया फाइंड करना, जहां पर बहुत सारे कर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीग्रेशन को डिनोट कैसे किया जाता है? तो इंटीग्रेशन को डिनोट करने के लिए इस तरह का सिंबल होता है। ये है इंटीग्रल का सिंबल, और इसके आगे जाकर जो भी फंक्शन होगा, और फिर आगे हम लिखेंगे डी एक्स। तो इंटीग्रल, फिर एक उसका फंक्शन आएगा जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, और लास्ट में लिखा जाएगा डी एक्स। अब ये डी एक्स हमने क्यों लिखा है?
तो dx लिखने का मतलब है इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल करना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा dx। जैसे हमने वहां पर अगर y गिवन था एक फंक्शन और फिर हम निकालते थे dy बाय dx, तो अपॉन में जो ये dx था ये बेसिकली क्या शो कर रहा था, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। उसी तरह से यहाँ पर जो dx है ये शो कर रहा है इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, फॉर्मूलेस। तो बेसिक फॉर्मूलेस हम पढ़ते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर ऑफ n, और लास्ट में हमने लिखा dx। x की पावर n का डिफरेंशियल हमें करना है। तो जब इसका डिफरेंशियल होगा तो क्या करना है, x की पावर n प्लस वन, अपॉन में भी क्या लिखेंगे, n प्लस वन, और फिर ऐड कर देंगे किसको, c को। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहली चीज डिफरेंशियल में हम क्या करते थे, पावर को रिड्यूस करते थे बाय वन। पावर में अगर n था तो वहां हमने रिड्यूस किया, लेकिन यहां पर हमें रिड्यूस नहीं, ऐड करना है, प्लस करना है। फिर जो एग्जिस्टिंग पावर होती थी वो जंप करके आगे आती थी, मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, और वो जो पावर है नई वाली वो डिवाइड के अंदर आ जाएगी, अपॉन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसका, डिफरेंशिएशन का। और लास्ट में हमें ऐड करना है किसको, c को, एक कांस्टेंट को ऐड करना है। तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे x की पावर 2 है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x की पावर 2 प्लस वन, अपॉन में भी क्या करेंगे 2 प्लस वन, एंड देन प्लस c। जैसे ही इंटीग्रल का साइन हटेगा, dx हटेगा, c हमें लगाना मस्ट है। c का मतलब क्या होता है, दिस c इज अ कांस्टेंट। ये c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, x की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस c। तो अगर हम x स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है x क्यूब प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अगर हम इसको वापस चेक करना चाहें, इसको हम वापस डिफरेंशिएट करके देखें, तो आपको पता लग जाएगा क्या आंसर आता है। कि अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे 3 जंप करके आगे आ जाएगा, x की पावर रिड्यूस हो जाएगी 1 से, तो 3x स्क्वायर अपॉन में कितना है 3, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, वापस हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है उसको डिफरेंशिएट करने पर वापस हम ओरिजिनल फंक्शन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। x की पावर n को हमें इंटीग्रेट करना है, तो x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस c हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला लिखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला, एक और चीज जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है, इसमें हमें ध्यान क्या रखना है ऑलवेज, कि n की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n -1 नहीं होना चाहिए। अब n -1 क्यों नहीं होना चाहिए, उसने क्या बिगाड़ा है, तो हम अगर यहां रखते हैं वैल्यू x की पावर -1, और फिर अगर इसको उस तरह से इंटीग्रेट करके देखते हैं, तो x की पावर -1 प्लस वन, अपॉन में भी क्या आएगा -1 प्लस वन, दैट इज x की पावर 0 अपॉन 0, कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए यहां हम कहते हैं n की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -1, तभी जाके ये फर्स्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। नाउ सेकेंड में हम बात कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स की। तो 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर -1। तो इसका इंटीग्रल हम कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रल होता है log ऑफ एक्स बेस में e प्लस c।
तो सी हमें हर जगह लगाना है, कहीं भी हमने इंटीग्रेशन का साइन हटाया और कांस्टेंट हमें उसमें ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो अब अगर हम उल्टा देखें, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमने किया था, वहां पर कितना आया था 1/x, और 1/x का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा log ऑफ x। तो बिल्कुल इंटरचेंजेबल हो रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1। 1 का इंटीग्रल क्या होगा? तो 1 का इंटीग्रल, 1 को हम क्या लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, x की पावर 0, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 1 से बढ़ जाएगी, तो x की पावर 1 प्लस आ जाएगा एक कांस्टेंट। तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x प्लस सी, और x को डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाता है, रिजल्ट अपना 1 आ जाता है। तो 1 का इंटीग्रल हुआ x प्लस सी। फोर्थ फॉर्मूला है हमारा, e टू द पावर ऑफ x का इंटीग्रल क्या होगा? तो हमें पता है e की पावर x का सेम ही रहता है, तो हम लिखेंगे e की पावर x, लेकिन c लगाना नहीं भूलना है, तो e की पावर x प्लस c। अगर हम गलती से c लगाना भूल जाएं तो हमारा आंसर गलत माना जाएगा, तो इसलिए हमें c ऑलवेज ऑलवेज यूज करना है, कांस्टेंट को लिखना ही है, इट इज मस्ट। ये हुआ हमारा फॉर्मूला नंबर 4। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर ऑफ x dx। तो क्या आएगा, a की पावर x अपॉन log ऑफ a बेस e प्लस c। a की पावर x का इंटीग्रल होगा a की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a बेस e प्लस c। तो ये 5 मेन फॉर्मूलेज हैं जो अभी हमें स्टार्टिंग में ध्यान रखने हैं। थोड़ी क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले अभी हमें क्या करना है, ये सारे फॉर्मूलेज अच्छे से नोट डाउन कर लें, ताकि एक बार हमने हाथ से फॉर्मूले को लिख लिया होगा तो इजीली हम उसको याद रख पाएंगे और क्वेश्चंस के अंदर आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, तो इसलिए हाथ से ही लिखना जरूरी है। तो 2 मिनट में आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लें, फिर हम आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्या करना है हमें, इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 25, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो क्या रिजल्ट आएगा, x की पावर 25 प्लस 1, अपॉन में भी क्या करेंगे 25 प्लस 1, और आगे लगा देंगे कांस्टेंट प्लस c। तो क्या रिजल्ट आएगा, x की पावर 26 अपॉन 26 प्लस c प्लस c। सिमिलरली x की पावर 71
dx इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 71 प्लस 1 इज 72 अपॉन 72 प्लस c, x की पावर माइनस 50, x की पावर माइनस 50 है इस बार, तो माइनस 50 है तो भी ऐसे ही करना है, x की पावर माइनस 50 प्लस 1 अपॉन माइनस 50 प्लस 1 एंड प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा, x की पावर माइनस 49 अपॉन माइनस 49 और फिर क्या ऐड करना है उसमें, c। x की पावर, या ऐसा लिखे हम, रूट ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करना है, रूट ऑफ x। तो रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ है, इसको डिफरेंशिएट करें, इसको इंटीग्रेट हम करेंगे, तो x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, कितना आ जाएगा, x की पावर में 3/2 अपॉन में भी 3/2 प्लस c, फाइनल रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये आ गया रूट ऑफ x का इंटीग्रल। तो सब में हमने एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इन सारे क्वेश्चंस में अभी तक हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है और फंक्शंस दो गिवन है, दो फंक्शन कैसे, एक फंक्शन f(x) है, दूसरा फंक्शन g(x) है, और फिर उसके आगे लिखा है dx। तो एक साथ में दो फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो इंटीग्रल f(x) dx प्लस इंटीग्रल gx dx। अगर दोनों के बीच में माइनस का साइन हो तो f(x) माइनस dx और फिर यहाँ पर dx, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx माइनस इंटीग्रल ऑफ gx dx। तो इसी तरीके से हमें करना है, तो जहां पर एक से ज्यादा फंक्शंस अवेलेबल है तो हम उसको इजीली स्प्लिट कर सकते हैं, जो उनके बीच में साइन है प्लस या माइनस उसको एज इट इज हम रख देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो वहां पर ये रूल काम नहीं आएगा, वो हम आगे करेंगे किस वजह से उसको सॉल्व करना होता है, बाय अप्लाइंग यूबी रूल एक्सेट्रा। यहाँ पर ये रूल कब अप्लाई होगा, जब प्लस एंड माइनस होगा किसी फंक्शंस के बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ हाफ माइनस x टू द पावर ऑफ माइनस हाफ एंड देन dx। तो पहले दोनों को सेपरेट कर लेंगे हम, इंटीग्रल x की पावर हाफ dx माइनस इंटीग्रल x टू द पावर माइनस हाफ dx। अब क्या करना है हमें, x की पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 अपॉन में भी हाफ प्लस 1 माइनस x की पावर में माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन में भी माइनस हाफ प्लस 1 और लास्ट में लगा देंगे c। अब यहाँ देखें कि इंटीग्रल को हमने दो पार्ट्स में लिखा, तो हमें लग सकता है कि फर्स्ट इंटीग्रल का कांस्टेंट होना चाहिए, सेकंड का भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट को हमने c1 कहा, सेकंड को हमने c2 कहा, दोनों मिलकर के वापस एक नया कांस्टेंट बन जाएंगे। तो कुल मिला के हमें अलग अलग कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन के लिए एक सिंगल कांस्टेंट को यूज किया जा सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंगल c लिखते हैं। ठीक है,
सो आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट हम लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस c। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल इंटीग्रल। तो देखा जाए तो तरीका बड़ा आसान है, बहुत सिंपल सिंपल इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और जो हमारे सिलेबस में है उसका जो लेवल है वो बहुत इजी है, कोई टफ लेवल नहीं है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले जो पैटर्न है, क्वेश्चन है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक तरह से काफी इजी हमारे पार्ट में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इंटीग्रल ऑफ 7x² माइनस 3x प्लस 8 माइनस x की पावर में माइनस हाफ प्लस x की पावर -1 प्लस x की पावर -2 एंड देन dx। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है सबको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा एमसीक्यू पैटर्न है तो हम एक एक स्टेप हमारा इंक्रीज नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। तो 7x² को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? तो 7 तो एज इट इज रह जाएगा कांस्टेंट, और x² का बन जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3 एज इट इज, x का इंटीग्रल हो जाएगा x² अपॉन 2। 8 हमारा कांस्टेंट है, और हमें डिफरेंशियल करना है किसी भी कांस्टेंट का या 1 का डिफरेंशियल का, 1 का इंटीग्रल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? x। तो हमने लिखा 8x माइनस x की पावर माइनस हाफ, तो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन में भी माइनस हाफ प्लस 1, फिर x की पावर -1, तो x की पावर -1 का होता है log ऑफ x बेस e। लास्ट में है x की पावर -2, तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में भी -2 प्लस 1, और फिर लिख देंगे हम लास्ट में c। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 7/3 x³ माइनस 3/2 x² प्लस 8x, फिर माइनस, अब यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास? तो x की पावर में तो आएगा हाफ, अपॉन में हमारे पास क्या अवेलेबल है? हाफ, और हाफ रेसिप्रोकल बन के हो जाएगा 2/1 प्लस log ऑफ x बेस e प्लस x टू द पावर ऑफ -1 अपॉन -1। तो उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली -1 अपॉन x एंड देन प्लस c। तो ये हो चुका है हमारा इंटीग्रेशन। तो सिंपली क्या करना है, जहां पर बहुत सारे फंक्शंस एक साथ में दे रखे हैं तो हम उनको सबको इंडिविजुअली स्प्लिट कर लेंगे, इंडिविजुअली सबका इंटीग्रल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 3x एंड देन dx। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच में, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस 3x को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 1 प्लस 3x माइनस x एंड माइनस 3x², और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस 2x फिर माइनस 3x² dx। अब पहले 1 का इंटीग्रेशन करेंगे,
तो 1 का हो जाएगा x, 2x का करेंगे तो 2x का बन जाएगा 2x² अपॉन 2 माइनस 3 x² का हमने किया तो x³ अपॉन 3 एंड देन प्लस c। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 कैंसिल 3 कैंसिल, लास्ट में क्या बचा हमारे पास x प्लस x² माइनस x³ प्लस c। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x एंड या dx। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको ओपन करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में पता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस b² डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास x और फिर आगे dx। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x की पावर 4 अपॉन x प्लस 2x² अपॉन x प्लस 1 अपॉन x एंड देन dx। तो क्या बचेगा हमारे पास? इंटीग्रल ऑफ x³ प्लस इधर इंटीग्रल ऑफ बचेगा 2x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x। इन सब का हमें इंटीग्रल करना है। तो x³ का क्या बन जाएगा? x की पावर 4 अपॉन 4 टू एज इट इज x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1 बाय x का हो जाता है log ऑफ x बेस c एंड देन प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 अपॉन 4, 2 कैंसिल आउट हो गया तो x² बचा प्लस log ऑफ x बेस c एंड देन प्लस c। ये फाइनल रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर एंड देन dx। तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर पे अगेन ओपन करना पड़ेगा पहले। तो रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b² एंड देन dx। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है? रूट ऑफ x का स्क्वायर x माइनस 2 एंड प्लस 1 अपॉन x। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो x का क्या बन जाएगा? x² अपॉन 2, 2 का बन जाएगा 2x एंड 1 बाय x का होगा log ऑफ x टू द बेस e एंड देन प्लस c। नेक्स्ट लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर ऑफ x। इसको हमें सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? दोनों को सेपरेट लिख देंगे। 2 की पावर x अपॉन 5 टू द पावर ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 टू द पावर ऑफ x 5 की पावर x dx। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 2 बाय 5 होल टू द पावर ऑफ x एंड 3 बाय 5 होल टू द पावर ऑफ x। तो यहां पर अब कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? तो अभी हमने पढ़ा था a टू द पावर ऑफ x
dx। तो a की पावर ऑफ x dx का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, तो a की पावर ऑफ x अपॉन डिवाइड बाय log x log ऑफ a बेस e प्लस c। तो यहाँ पर log ऑफ a आएगा अपॉन में और फिर बेस e प्लस c। तो यही चीज यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, 2/5 टू द पावर ऑफ x अपॉन log ऑफ 2/5 बेस e प्लस 3/5 टू द पावर ऑफ x अपॉन log ऑफ 3/5 बेस e प्लस c। तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है कि जो बेसिक बेसिक फॉर्मूलेज हैं उसको हमें यहाँ पर अप्लाई करना था। तो 5 मेन फॉर्मूलेज आज अपन ने पढ़े हैं, तो एक बार हम उसको सारा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट 2 मिनट में। सबसे पहला फॉर्मूला था x टू द पावर ऑफ n, इसका इंटीग्रल होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। 1/x का होगा log ऑफ x प्लस c। ओनली 1 है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो उसका होगा x प्लस c। e की पावर x का रहेगा सेम e की पावर ऑफ x प्लस c। एंड a टू द पावर ऑफ x का इंटीग्रल होता है a की पावर ऑफ x अपॉन log ऑफ a बेस e प्लस c। तो ये 5 फॉर्मूलेज अभी अपन ने किए हैं, और इंटीग्रेशन के लिए हमने देखा कि इसका मेन यूज क्या होता है, टू फाइंड आउट द एरिया। और एरिया भी कब निकालना, जहां पर जो हमारा फिगर गिवन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, जिसके अंदर बहुत सारे कर्व्स इन्वॉल्व है, तो वहां पर हम यूज करते हैं इंटीग्रल को। और इंटीग्रल को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल है और दूसरा इनडेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, जहां पर किसी भी तरह की लिमिट होगी, और जहां पर कोई लिमिट नहीं होगी वहां पर हम कह देंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पोर्शन किया। अब जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आएगा उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो उस पैटर्न में हमें क्या करना होगा कि कुछ फंक्शन हमें गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर,